Hello and welcome to Knowledge Center classes. In today's video, we are going to discuss about agriculture. This is your chapter 4 of class 10 और हम यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे. वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. India is an agricultural country. As you know that basically India is an agricultural country. एक कृषि प्रधान देश है. इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में. ये प्राइमरी एक्टिविटी में माना जाता है. एज यू नो दैट वी हैव 3 सेक्टर्स: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर. तो प्राइमरी सेक्टर में प्राइमरी एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर के थ्रू हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं फूड और फूड ग्रेन्स को. ठीक है, ये हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है फॉर आवर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. ठीक है, लाइक कॉटन टेक्सटाइल एंड शुगर टेक्सटाइल. इसके अलावा हमें कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी हमें एग्रीकल्चर से मिलते हैं, लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, और ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर कंट्रीज़ में जिनसे हमें क्या मिलती है, फॉरेन करेंसी मिलती है. ठीक है, अब जो हम बात करें मोर ओवर व्हेन वी आर सेइंग अबाउट टाइप्स ऑफ फार्मिंग. जब हम बात करते हैं फार्मिंग के टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स की फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर कितने प्रकार की हो सकती है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को. ठीक है, उसके बाद हम देखने वाले हैं कमर्शियल सब्सिस्टेंस फार्मिंग को. सो स्टार्ट करते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग से. ये क्या होती है? दिस इज़ अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन अ फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया ऑन अ स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड. ये जो फार्मिंग होती है, ये जो कृषि है, ये छोटी छोटी ज़मीन के टुकड़ों पे की जाती है विद द प्रिमिटिव टूल. पुराने औजार और पुराने कृषि के जितने भी उपकरण हैं उनको यूज़ करके. और इस फार्मिंग में केवल फैमिली और कम्युनिटी लेबर, यहाँ पे लेबर की स्पेलिंग LABOUR है, करेक्ट कर लीजिएगा. ठीक है, तो लेबर को यूज़ करके किया जाता है. इसमें फैमिली इन्वॉल्व रहती है. ठीक है, और फार्मर्स क्या करते हैं, छोटे छोटे ज़मीन के जो लैंड पैचेस होते हैं, टुकड़े होते हैं, उन्हें साफ़ करते हैं, क्लियर करते हैं बाय स्लैश एंड बर्न. इसीलिए इसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं. ठीक है, ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े पहले साफ़ किए जाते हैं, जला दिया जाता है. वाई वी जस्ट कॉल इट स्लैश एंड बर्न? क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, ज़मीन को साफ़ करने के लिए किसान क्या करता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें काटता है, जलाता है और फिर ज़मीन को तैयार करता है खेती के लिए. दैट्स वाई वी कॉल इट स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. ठीक है, फिर इस पर फूड क्रॉप्स और बाकी सब चीज़ें अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती हैं. यहाँ पे जैसे जैसे टाइम के साथ सॉइल की फर्टिलिटी लो हो जाती है तो फिर फार्मर क्या करता है, वो स्विच कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है दूसरे, फिर नया पैच तैयार करता है. छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा फिर से साफ़ करता है, फिर से कल्टीवेशन के लिए रेडी करता है. ठीक है, ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है. और लैंड प्रोडक्टिविटी यहाँ पे लो होती है क्योंकि प्रिमिटिव टूल्स और विदाउट यूजिंग टेक्निकल इक्विपमेंट्स और टेक्निकल नॉलेज, HYVS, फर्टिलाइज़र्स, कोई भी चीज़ें यहाँ पे यूज़ नहीं की जाती हैं. ये नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड होता है. और ये फार्मिंग पूरी तरह डिपेंड करती है मॉनसून पे. और इसे हम झूमिंग भी बोलते हैं. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम इसे झूमिंग के नाम से भी जानते हैं. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एंड झूमिंग फार्मिंग. ओके, सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट सबसिस्टेंस फार्मिंग, दैट इज़ इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. क्या होती है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग? देखिए, प्रिमिटिव में होता है छोटे एरिया पे जो खेती होती है. यहाँ पे एक बड़े लैंड एरिया पे होगी, वो केवल फैमिली और कम्युनिटी के लेबर पे डिपेंड करती है. यहाँ पे लेबर इंटेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, वहाँ पे किसी भी तरीके की बायोकेमिकल इनपुट्स यूज़ नहीं कर रहे थे हम प्रिमिटिव में, बट यहाँ पे हम हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स यूज़ करेंगे. इरिगेशन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन रिसोर्सेज को. ठीक है, और ये बिग लैंड एरिया, बड़े एरिया पे बड़े जो खेत होते हैं, फील्ड्स होते हैं, उन पे प्रोड्यूस की जाती है ना. इसके बाद इसका जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बायोकेमिकल इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं और इरिगेशन सोर्सेज काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहे हैं. ये द साइज़ ऑफ द लैंड होल्डिंग इज़ स्मॉल, अनइकोनॉमिकल. ठीक है, यहाँ पे इतना बड़ा भी नहीं होता, बट हाँ, लेकिन उसी ज़मीन के टुकड़े पे अगर हम लोग बायोकेमिकल इनपुट्स, फर्टिलाइज़र्स और बाकी सब चीज़ें, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और अच्छी वैरायटी के जो सीड्स हैं वो यूज़ करें तो हम लोग उसी लैंड एरिया पे मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल जाता है
बाय द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। और इस यहाँ पे एक साल में कम से कम 2 से 3 क्रॉप प्रोड्यूस की जाते हैं, कल्टीवेशन की जाती हैं, इसीलिए हम इसको मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इंटेंसिव क्लियर हो गया, ये बड़े लैंड एरिया पे होता है, आई मीन प्रिमिटिव से ज़्यादा थोड़े से, यहाँ पे किसी भी तरीके का शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं होता, बायोकेमिकल इनपुट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग। क्लियर हो गया होगा आपको प्रिमिटिव और इंटेंसिव। हाँ, वहाँ पे प्रिमिटिव टूल्स यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे हम न्यू इक्विपमेंट्स और टूल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, दोनों ही फैमिली के लाइवलीहुड के लिए होता है, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग कमर्शियल फार्मिंग में क्या देखेंगे, इन दिस क्रॉप आर मेनली ग्रोन इन फॉर कमर्शियल पर्पज़, मतलब जितनी भी क्रॉप यहाँ पे प्रोड्यूस की जाएंगी वो व्यापार करने के लिए, कमर्शियल पर्पज़ के लिए प्रोड्यूस की जाएंगी, ठीक है। और टोटली ये जो एक बड़े लैंड एरिया पे प्रोड्यूस की जाएंगी, यहाँ पे मशीन्स वगैरह का यूज़ किया जाएगा, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज यूज़ की जाएगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी, ठीक है। क्यों, टू गेट हायर प्रोडक्शन। इसके लिए HYVS, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HYVS, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, ओके। फर्टिलाइज़र्स, अच्छे फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाएंगे, इरिगेशन सोर्सेज यूज़ किए जाएंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो। कमर्शियल क्रॉप के बारे में बात करें तो पंजाब की कमर्शियल क्रॉप है राइस, है ना। और उड़ीसा की बात करें, वाइल इन उड़ीसा इट इज़ एन सबसिस्टेंस क्रॉप, क्योंकि अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग टाइप से क्रॉप का टाइप चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये कमर्शियल क्रॉप है पंजाब में, क्योंकि फॉर कमर्शियल पर्पज़ यूज़ की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। और उड़ीसा में ये एक सबसिस्टेंस क्रॉप है, ठीक है। ये फैमिली के लिए ही यूज़ की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। इन दिस अगर हम क्रॉप को बात करें जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, जो लार्ज एरिया पे होता है, यहाँ पे हम मशीन्स और मॉडर्न टूल यूज़ करते हैं, मॉडर्न टूल्स, ओके। और जैसे कि प्लांटेशन के बारे में बात करें, प्लांटेशन भी एक कमर्शियल फार्मिंग ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सिंगल क्रॉप प्रोड्यूस की जाती है ऑन अ लार्ज एरिया, एक बड़े एरिया पे सिंगल क्रॉप प्रोड्यूस की जाएगी। और प्लांटेशन में ज़्यादातर ये कैपिटल इंटेंसिव होता है। फर्स्टली कमर्शियल फार्मिंग क्या है, कैपिटल इंटेंसिव, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। और यहाँ से जो भी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं वो एज ए रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती हैं टू गेट फाइनल गुड्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल प्लांटेशन क्रॉप कौन सी होती हैं, टी है, कॉफ़ी है, रबर, शुगर कैन एंड बनाना, ठीक है। ये लेबर इंटेंसिव होती हैं और ये मेनली कमर्शियल पर्पज़ यूज़ की जाती हैं, ओके। चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड टॉपिक के बारे में, जो है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, आपको पता है हमारे यहाँ पे इंडिया में 3 टाइप के क्रॉपिंग सीज़न हैं। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो क्रॉप हैं वो 3 तरीके से प्रोड्यूस की जाती हैं। अगर हम बात करें, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ फिज़िकल डाइवर्सिटी, यहाँ पे फिज़िकल डाइवर्सिटी काफ़ी है, ठीक है। और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और क्रॉप पैटर्न सभी देशों में अलग अलग टाइप से होते हैं। तो इंडिया की जब हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग को मिलता है देयर आर ओनली 3 क्रॉपिंग सीज़न। कौन कौन से हैं, फर्स्ट रबी, खरीफ एंड ज़ैद क्रॉप्स, ठीक है। अब रबी क्रॉप्स के बारे में देख लेते हैं। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, ठीक है। ये कब होती हैं, विंटर में होती हैं, इसलिए हम इन्हें विंटर क्रॉप्स बोलते हैं। फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, रिमेंबर दैट, अक्टूबर टू दिसंबर होती हैं ये, ठीक है। और हार्वेस्ट कब की जाती हैं, समर सीज़न में, कब, अप्रैल टू जून। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप हैं लाइक वीट, बार्ले, मस्टर्ड, पीज एंड ग्राम्स। यू हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स, ओके। यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, आपको एग्ज़ाम में नोट करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये आपके लिए, ठीक है। ये ज़्यादातर कौन से रीजन्स में होती है रबी क्रॉप, ये होती है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वीट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। वीट आपको पता है एक रबी क्रॉप है, ओके। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन पोजीशन नहीं होती है, प्रीसिपिटेशन बारिश वगैरह काफ़ी अच्छी रहती है, उसके लिए एडिक्वेट पोजीशन है, ठीक है। खरीफ क्रॉप के लिए बात करें तो खरीफ क्रॉप आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। दीज आर हार्वेस्टेड इन सेप्टेम्बर टू अक्टूबर। इसे हम क्या बोलते हैं, रेनी सीजन क्रॉप बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ टोटली ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, ठीक है। और ये कब, ऑनसेट ऑफ मॉनसून कब होता है, जून से जुलाई के बीच में। और हार्वेस्टिंग पीरियड होता है इसका सेप्टेम्बर टू अक्टूबर। सो अगर हम एग्जांपल देखें कुछ खरीफ क्रॉप का, तो वो कौन कौन से हैं,
राइस, मेज़, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, ठीक है, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट्स एंड सोयाबीन। ये खरीफ क्रॉप के कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। और ये कौन कौन से रीजन्स में होती हैं, कौन कौन से स्टेट्स में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, लाइक असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, ठीक है, इन रीजन्स में। और समवेयर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे राइस काफ़ी अच्छे से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, क्योंकि राइस क्या है, खरीफ क्रॉप है, ये आपको पता होना चाहिए। वीट रबी क्रॉप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज़ैद सीज़न की, जहाँ पे ज़ैद क्रॉप्स उगाई जाती हैं। ज़ैद क्या होती हैं, ये शॉर्ट सीजन क्रॉप होती है, रबी और खरीफ से काफ़ी कम टाइम लेती है। सबसे ज़्यादा इसे ड्यूरिंग द समर सीज़न, समर मंथ्स में, जैसे जून में, तभी हम लोग को ये ज़ैद क्रॉप देखने को मिलती है। लाइक कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये शॉर्ट क्रॉपिंग सीज़न है, ड्यूरिंग समर मंथ्स इसे प्रोड्यूस किया जाता है, मार्च टू अप्रैल, जून में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, जून जुलाई तक फिनिश हो जाती है, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन एंड कुकुम्बर, ओके। खीरा, तरबूज, खरबूज, ये सभी क्या है, हमारी ज़ैद सीज़न क्रॉप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरियस क्रॉप्स इन इंडिया। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कुछ स्टैपल क्रॉप के बारे में, तो आपको बताना होता है राइस और वीट के बारे में। तो यहाँ पे आप उनको सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिखाने होते हैं वो होते हैं रेनफॉल, वहाँ पे टेम्परेचर, और किन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, या कुछ फैक्ट्स के बारे में जो आप उनके बारे में जानते हैं, क्या क्या फैक्ट हैं। जैसे कि अब हम बात करते हैं सबसे पहले राइस के बारे में। राइस क्या है, खरीफ क्रॉप है। वीट क्या है, रबी क्रॉप है, ये आपने अभी देख लिया था। सो राइस के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। पहले सुन लीजिएगा, अगर हम बात करें, फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया राइस इज़ अ स्टैपल फूड क्रॉप। आवर कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। फर्स्ट पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है चाइना, एंड देन इंडिया इसे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। और ये क्या है, एक खरीफ क्रॉप है, ओके। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी विद द एनुअल रेनफॉल ऑफ 100 सेंटीमीटर। टेम्परेचर कितना चाहिए होता है इसे, टेम्परेचर ये होता है अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। अबव हमें चाहिए होती है 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, ओके। हाई ह्यूमिडिटी विद द एनुअल रेनफॉल ऑफ अबव 100 सेंटीमीटर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इरिगेशन इन्हें मिलती है। इरिगेशन के कारण ही राइस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इट इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड कोस्टल एरियाज एंड डेल्टाइक रीजन। डेल्टा रीजन पे और बाकी और एरियाज़ में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। कौन कौन से इंक्लूड करेंगे, सच एरियाज़ इंक्लूड लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और सम पार्ट्स इन राजस्थान ऑल्सो, ओके। नाउ वीट के बारे में बात कर लेते हैं। वीट क्या है, ये आपको अभी हमने बताया। यहाँ पे इसके बारे में एक फैक्ट है कि दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। राइस के बाद ये दूसरा हमारा मुख्य अनाज है, ठीक है। ये एक रबी क्रॉप है। इट रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, ठीक है। जब पक जाती है तो काफ़ी इसे धूप की ज़रूरत पड़ती है, ओके। एट द टाइम ऑफ राइपनिंग इट रिक्वायर्स अ ब्राइट सनशाइन। अच्छा, टेम्परेचर और रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल इसे चाहिए होती है 50 to 75, कितना, 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल एवरी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। इतना तो रेनफॉल चाहिए ही होता है, 50 to 75। केवल आपको यहाँ पे देखना है कितना टेम्परेचर और कितना रेनफॉल चाहिए, ठीक है। ये वीट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है गंगा सतलुज प्लेन्स में, जो नॉर्थ वेस्ट और कुछ ब्लैक सॉइल रीजन हैं, जैसे डेक्कन प्लेट्यू के, है ना, जहाँ पे वीट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, जैसे मैंने आपको बता दिया। ये मुख्य हमारा दूसरा अनाज है चावल के बाद में, ठीक है। कहाँ कहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है सबसे ज़्यादा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो, ठीक है। ये वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, जहाँ पे हमें वीट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में मिलता है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अगर आपको ये क्लियर हो गया हो, टेम्परेचर, एनुअल रेनफॉल, ब्राइट सनशाइन, यहाँ पे वीट और राइस दोनों के बारे में हमने बात कर लिया। दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
यहाँ पे अब देखेंगे मिलेट्स के बारे में, ठीक है। एक चीज़ सुन लीजिएगा, जब भी हम यहाँ पे किसी भी वीडियो को शेयर करते हैं और आप उन्हें पढ़ते हैं, एक समरी वाइज आप इनको पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक समरी देती हूँ जिससे आपको पूरा चैप्टर पढ़ने में जो इतना टाइम लगने वाला है वो टाइम आपका कंज्यूम ना हो और आप मिनिमम 20 to 30 मिनट्स में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लें, अगर ज़्यादा लेंदी नहीं है तो। लेकिन उसके बाद आपको एक बार एटलीस्ट वंस रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि रीडिंग से आपको क्या होता है, आपके पास नॉलेज काफ़ी मिल जाती है ना, कि आप किस तरीके से आंसर को बना सकते हैं, किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं इन योर एग्जामिनेशन, है ना। आपकी थोड़ी सी सेंटेंस मेकिंग पावर और कुछ एडिशनल नॉलेज आपको मिल जाती है। सो इट जस्ट एडवाइस टू यू, जस्ट आफ्टर फिनिशिंग दिस वीडियो, हाँ, आप लोग को एक बार रीडिंग करनी है चैप्टर की, एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। मिलेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इन द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर ज्वार, बाजरा एंड रागी। ये मेन इम्पॉर्टेंट मिलेट्स हैं, ठीक है। इन्हें कोर्स ग्रेन्स के नाम से भी हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने नोट भी किया है, एक सेकेंड। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स। मोटे अनाज होते हैं ये, ठीक है। मोटा, कोर्स मतलब भारी, मोटा। हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रागीज वेरी रिच इन आयरन एंड कैल्शियम। रागी जो है वो सबसे ज़्यादा, इसमें क्या मिलता है हमें, आयरन और कैल्शियम और माइक्रो न्यूट्रिशन मिलता है। आयरन, Fe और कैल्शियम, ठीक है, इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और बाकी और न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन, रफेज काफ़ी अच्छे से हमें मिलता है यहाँ पे। ज्वार जो है, ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप इन आवर कंट्री इन द रेस्पेक्ट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन। ज्वार थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, फर्स्ट और सेकेंड हम देख ही चुके हैं, ठीक है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा ज्वार प्रोड्यूस करता है, फॉलोड बाय कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम इनके बारे में थोड़ा सा इम्पॉर्टेंटली। ज्वार के बारे में देखते हैं, ये क्या है, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है अकॉर्डिंग टू एरिया एंड प्रोडक्शन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है, मॉइस्ट एरिया में ही ज्वार सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकती है। कहाँ का प्रोड्यूस होती है, जैसा कि अभी हमने बताया, महाराष्ट्र, देन फॉलोड बाय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। बाजरा, ये सैंडी सॉइल में है ना, और ब्लैक सॉइल में भी हमें प्रोड्यूस किया जा सकता है। कौन कौन से स्टेट्स हैं इसके लिए प्रोडक्शन के लिए, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। रागी क्रॉप्स के बारे में हमने बताया, ये ड्राई रीजन क्रॉप है, ये ऐसी रीजन्स में हो जाती है। इसके लिए रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी और लोमी सॉइल, और ब्लैक सॉइल के अलावा सैलो ब्लैक सॉइल में भी ये प्रोड्यूस हो जाती है। कुछ स्टेट्स जहाँ पे ये प्रोड्यूस हो जाती है, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं यहाँ पे कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे एटलीस्ट आपको 2 और 3 स्टेट्स मेमोराइज करने हैं, है ना, याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे मेज़ के बारे में। मक्का, मक्का क्या है, हाँ, खरीफ क्रॉप है। अभी तक हमने वीट और राइस को देखा, मिलेट्स को देखा, जहाँ पे हमने ज्वार, बाजरा और रागी को देख लिया। अब हम देखेंगे मेज़ के बारे में। मेज़ क्या है, इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज बोथ एज फूड एंड फूडर, ठीक है, चारे के लिए और हम अपने भोजन के लिए भी इसे यूज़ करते हैं। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, ये खरीफ क्रॉप है। टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये ओल्ड एल्यूवियल में काफ़ी अच्छे से प्रोड्यूस होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये दोनों ही चारे की तरह और भोजन की तरह दोनों तरीके से यूज़ होती है, एज अ फूड एंड द फूडर, ठीक है। मेज़ के लिए सबसे ज़्यादा मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यूपी, हमारा बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर याद रखिएगा आप लोग, 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। पल्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। ज़्यादा नॉलेज नहीं ज़रूरत है, बस अब छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप लिख देते हैं 1 और 2 और 3 पॉइंट्स, तो वो काफ़ी इनफ होंगे आपके 3 मार्क क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। और इस चैप्टर से ज़्यादातर आप 3 मार्क क्वेश्चंस देखेंगे। पल्सेस के बारे में देख लेते हैं। पल्सेस, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है पल्सेस को, दालों को, इंडिया करता है। सबसे ज़्यादा कंज्यूम कौन करता है, इंडिया करता है। प्रोड्यूस भी करता है और कंज्यूम भी करता है, ठीक है। तो दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो पल्सेस हैं किसका मेजर सोर्स होती हैं, प्रोटीन का। दालें खाया करो, जब भी आपकी हड्डियाँ स्ट्रांग होंगी, ठीक है, प्रोटीन मिलेगी आपको।
इसमें अगर हम बात करें कुछ पल्सेस हैं जैसे कि तूर, जिसे हम अरहर बोलते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है कि तूर दाल कौन सी होती है, तो आपको ऑप्शन आ सकता है अरहर की दाल जो होती है उसे हम तूर दाल भी बोलते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तूर दाल कौन सी दाल होती है? उड़द, मूंग, मसूर, पीस और ग्राम, ये सभी पल्सेस हैं। ये ज़्यादातर रोटेशनल वे में लोग जितने भी पीसेंट्स हैं वो ग्रो करते हैं। इसको क्यों करते हैं? जिससे कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, रीस्टोर रहे, ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी को रीस्टोर करने के लिए पल्सेस को बार बार प्रोड्यूस किया जाता है बाय द फार्मर्स। कुछ मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में देख लेते हैं। एमपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी एंड कर्नाटक, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा हमारी क्रॉप्स के बारे में। कौन कौन सी देखी हमने? व्हीट, राइस, मिलेट्स, मेज़ एंड पल्सेस। अब ये तो हमारे हो गए फूड क्रॉप्स, लेकिन अब इनके अलावा भी कुछ हैं जो फूड क्रॉप्स हैं अदर देन ग्रेन्स, है ना। मतलब उन्हें हम यूज़ करते हैं एज अ फूड क्रॉप, बट वो क्या ग्रेन्स नहीं है, अनाज नहीं है। वो क्या है? शुगर केन। शुगर कैन मतलब गन्ना। ये ट्रॉपिकल रीजन में एज वेल एज सब ट्रॉपिकल रीजन में भी हो जाता है, इसीलिए हम इसे ट्रॉपिकल क्रॉप और सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी बोलते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को, है ना। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। गरम एनवायरनमेंट चाहिए होता है और ह्यूमिड भी, है ना। बारिश काफ़ी अच्छी खासी चाहिए होती है। काफ़ी अच्छी खासी की बात करी जाती है तो याद रखिएगा 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है और 21 टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। ये मेज़ के बराबर का टेम्परेचर है। ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि मेज़ का टेम्परेचर जो है वो मक्के का और गन्ना शुगर कैन का जो टेम्परेचर है वो सेम है, 21 डिग्री टू 27 डिग्री, ठीक है, सेंटीग्रेड। इट कैन बी ग्रोन इन अ वेराइटी ऑफ सॉइल। ये अलग अलग तरीके की सॉइल में भी हो जाता है। इसे सबसे ज़्यादा मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है हार्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि आपको पता है ना जब गन्ने वगैरह काटे जाते हैं, शुगर कैन हार्वेस्टिंग होता है, पीरियड आता है, तो काफ़ी ज़्यादा लेबर चाहिए होती है ना। काफ़ी टफ होता है इसको कट करना। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्शन किसका हाई है? ब्राज़ील का। इंडिया ज़्यादातर प्रोडक्शन में सेकेंड ही है, बट पल्सेस में अभी तक फर्स्ट है ना, कंजप्शन में भी और प्रोडक्शन में भी। तो मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? ऑब्वियसली अवर यूपी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ना। आलू और गन्ना तो सबसे ज़्यादा। उसके बाद महाराष्ट्र है, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और उसके आगे पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। शुगर कैन के बारे में आपने देख लिया, मेज़ के बराबर टेम्परेचर। उसके बाद क्या? एनुअल रेनफॉल 75 टू 100। नेक्स्ट ऑयल सीड्स के बारे में देख लेते हैं, है ना। ये फूड क्रॉप्स नहीं हैं, लेकिन है तो ग्रेन्स नहीं हैं, बट इन्हें हम फूड में यूज़ करते हैं। आपने देखा है घर में आप यूज़ करते हो मस्टर्ड ऑयल, बालों में लगाते हो कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल वगैरह यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। तो ऑयल सीड्स के बारे में देख लेते हैं। ये डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया, है ना। इंडिया में जितना भी टोटल क्रॉप एरिया है उसके 12% पे ऑयल सीड्स सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। मेन ऑयल सीड्स के बारे में बात करें तो वो कौन कौन से हैं? ग्राउंड नट्स, ठीक है। आपको ग्राउंड नट्स, ये खरीफ क्रॉप है। ग्राउंड नट्स क्या है? खरीफ। मस्टर्ड ये रबी है। शीशम खरीफ है। कैस्टर सीड्स ये रबी और खरीफ दोनों तरीके की क्रॉपें हम लोग मान सकते हैं। लिन सीड्स ये रबी क्रॉप है। इसके अलावा कोकोनट, सोयाबीन, कॉटन सीड्स और सनफ्लावर, ठीक है। ये सभी क्या हैं? ऑयल सीड्स हैं। इनसे हम लोग ऑयल हमें मिलता है और ऑयल को एज अ फूड हम लोग फूड क्रॉप और ग्रेन्स के थ्रू हम लोग कंज्यूम भी करते हैं। खाना पकाने में यूज़ करते हैं ना, है ना, और बाकी अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट कुछ और क्रॉप्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि चाय और कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी के बारे में बात करें, टी कल्टीवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जैसा अभी हमने बताया था ना, कमर्शियल क्रॉप में आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, है ना। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या था? टी प्लांटेशन, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी, है ना। घर पे भी कहा जाता है कि चाय पी रहा है, बड़ा अंग्रेज़ हो रहा है, हाँ। तो ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ब्रिटिशर्स इसको लेके आए थे यहाँ पे, इन्होंने बताया था चाय जैसी कोई चीज़ होती भी है। ये कौन से रीजन्स में सबसे ज़्यादा होती है? कौन सा क्लाइमेट इसके लिए सबसे ज़्यादा एडिक्वेंट है? सबसे ज़्यादा कैसी चीज़ें कहाँ पे ज़्यादा होगी? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होती है।
इसके लिए डीप और फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है, काफ़ी छोटी छोटी नन्ही नन्ही, जहाँ पे हमें ह्यूमस काफ़ी रिच हो, वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर्स हों। यहाँ पे आपने देखा होगा ये कहाँ पे होती है, असम और दार्जिलिंग, फेमस है ना दार्जिलिंग की चाय और असम की, है ना। तो वहाँ पे ह्यूमस काफ़ी है मिट्टी में, ऑर्गेनिक मैटर भी है, ठीक है। और ये टी बुशेस जो हैं ये काफ़ी वार्म और मॉइस्ट फ्री टेम्परेचर, मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए पूरी साल भर इसके लिए, मतलब कोई कोहरा नहीं होना चाहिए, वरना जो लीव्स हैं वो बेकार हो जाती हैं, है ना, और टी अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाती। सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, आपने देखा होगा चाय के बागानों में औरतों को काम करते हुए मूवीज़ में, पिक्चर्स वगैरह में, है ना, पेंटिंग्स में बहुत सारी औरतें लगी होती हैं, पीछे ऐसे टांग रखा होता है झोली टाइप में टोकरी, और फिर उसे ऐसे बांध के उसमें लीव्स वगैरह ऐसे डालती रहती हैं। काफ़ी एक एक फील्ड में काफ़ी लोग लगे होते हैं चाय के बागानों में, ठीक है। आपको याद होगा जब हमने हिस्ट्री के बारे में बात की थी, तो वहाँ पे असम के जो वर्कर थे, टी प्लांटेशन वर्कर्स, है ना, तो वो लोग वहाँ से भागना चाह रहे थे क्योंकि वो वहाँ पे बहुत दिनों से काम कर रहे थे और ब्रिटिशर्स उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से बिहेव करते थे और उन पे इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लगा दिया गया था, याद हो आपको। तो अगर आपको याद नहीं है तो हिस्ट्री की वापस से वीडियो देखिए, क्योंकि आपका अभी हिस्ट्री कवर होना बाकी है, वो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए वापस आ जाते हैं। लेबर इंटेंसिव होती है और इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या हैं, मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा होता है, वेस्ट बंगाल में भी होता है और तमिलनाडु केरला में भी मिलती है हमें चाय, ठीक है। कॉफ़ी के बारे में देख लेते हैं। बेटा टी के बारे में इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछ लिया जाता है, जैसे मैंने अभी स्टेपल क्रॉप के बारे में आपको बताया, तो टी के बारे में आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फॉर 3 मार्क्स 2 to 3 पॉइंट्स, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स, है ना, सेफ साइड के लिए 4 पॉइंट्स आपको लिखने ही हैं विद द एग्जाम्पल ऑफ मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, ठीक है। कॉफ़ी के बारे में देख लेते हैं, एक सेकेंड। कॉफ़ी, यमन कॉफ़ी इज़ प्रोड्यूसिंग इन इंडिया, ठीक है। दिस वैरायटी ऑफ कॉफ़ी इज़ ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, ये काफ़ी फेमस है। अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफ़ी प्रोड्यूस्ड, कॉफ़ी प्रोडक्शन इज़ प्रोड्यूस बाय इंडिया, मतलब इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड का 4% कॉफ़ी इंडिया में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और यहाँ पे इंडियन कॉफ़ी सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है वर्ल्ड में। अरेबिका जो है ना, अरेबिका वैरायटी विच इज़ इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन, इसे यमन कॉफ़ी पता है क्यों बोलते हैं, क्योंकि यमन अरेबिका कॉफ़ी का नाम है। यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, इफ़ यू वांट टू नो द नेम, अरेबिका, ठीक है, एक वैरायटी है कॉफ़ी की जिसे यमन से लाया गया था, है ना, ब्रॉट फ्रॉम यमन, इज़ प्रोड्यूस इन द कंट्री, अब प्रोड्यूस की जाती है और ये काफ़ी ग्रेट क्वालिटी की है, और इसे वर्ल्ड में काफ़ी डिमांड है इसकी। अगर कल्टीवेशन की लिए बात करें तो यहाँ पे बाबा बुडान हिल्स और इसके अलावा नीलगिरी हिल्स कर्नाटक की, केरला और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है हमारी कॉफ़ी, ठीक है। इंडिया इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एंड एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, है ना। अब हम बात करेंगे फ्रूट्स के बारे में। कॉफ़ी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए एक सेकेंड, हाँ कुछ और भी चीज़ें रह गई हैं, जैसे हमने अभी फाइबर के बारे में बात नहीं की, रबर के बारे में बात नहीं की है ना। फाइबर में अभी देखेंगे, हमारे 1 मार्क क्वेश्चंस भी कवर होंगे। अब ये जो हमारा चल रहा है ये है हमारा, एक सेकेंड, नॉन फूड क्रॉप। अभी तक हमने फूड क्रॉप्स देख लिए, ये है हमारे नॉन फूड क्रॉप्स, ठीक है। एज अ फूड आप इन्हें यूज़ नहीं करते हो। रबर को खाते हो क्या, फाइबर, कॉटन और जूट नहीं खाते, बट हम इन्हें कंज्यूम करते हैं अपनी डेली लाइफ में, ठीक है, यूज़ करते हैं। कैसे, आप देखेंगे रबर के बारे में। अगर हम बात करते हैं इसके कहाँ पे, कैसी क्रॉप है ये, कैसी क्रॉप है ये, इक्वेटोरियल क्रॉप है ना। और इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इसे कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है, मॉइस्चर वाला ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। रेनफॉल कितनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, 200 सेंटीमीटर चाहिए रबर के लिए, ठीक है। और टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 डिग्री से अबव चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, और 200 सेंटीमीटर सबसे ज़्यादा रेनफॉल इसके लिए ज़रूरत होती है। और ये एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। आपको पता है कितनी सारी चीज़ें आप रबर की यूज़ करते हैं, तो वो यहीं से हमें मिलता है, ठीक है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, केरला में। जितने भी साउथ रीजन है ना आपके इंडिया की रीजन के, ठीक है, यहाँ पे इंडिया का थोड़ा सा रफली मैप बना दिया है आप, उसमें यहाँ पे साउथ रीजन जो है जैसे कि केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक,
इसके अलावा अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार और गारो हिल्स ऑफ मेघालय, मेघालय इधर ईस्टर्न, ठीक है, तो यहाँ पे हमें रबर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। चलिए फाइबर के बारे में बात कर लेते हैं। फाइबर के बारे में जब बात करते हैं तो बोला जाता है एक फाइबर है ना, जिसको हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। जूट, फाइबर के बारे में बात करें तो कॉटन, जूट, हेम्प, ये और नेचुरल सिल्क, है ना, जो हमें सेरीकल्चर के थ्रू, सिल्क वॉर्म के थ्रू सिल्क मिलता है हमें, है ना। तो ये 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं जिनमें ये सॉइल से प्रोड्यूस होता है, और नेचुरल सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म हमें किसके थ्रू? सेरीकल्चर के थ्रू। सेरीकल्चर क्या है यहाँ पे? सेरीकल्चर, ठीक है, सेरीकल्चर के थ्रू हमें क्या मिलता है? सिल्क प्रोड्यूस होता है। ओके, क्या है ये प्रोडक्शन? व्हेन सिल्कवॉर्म आर रियर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इट इज़ नोन एज सेरीकल्चर, जहाँ पे हमें रेशम के जो कीड़े हैं हम उनको पालते पोसते हैं सहतूत के पेड़ों पे, ठीक है, क्या लेने के लिए? सिल्क लेने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा बाकी सभी चीज़ें तो हम सॉइल से ग्रो करते हैं, बाकी सारे फाइबर्स, जैसे हम बात कर लें कॉटन के बारे में, जूट के बारे में। जूट क्या है? हमारा गोल्डन फाइबर है। और हेम्प के बारे में, ठीक है। रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज़ नोन एज सेरीकल्चर। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ सेरीकल्चर? 1 मार्क क्वेश्चन है, रिमेंबर इट, ठीक है, याद रखिएगा इसको। व्हाट इज़ सेरीकल्चर? रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, rearing of silkworm for the production of silk fiber, it is known as sericulture. कॉटन क्रॉप, कॉटन क्रॉप क्या है? एक खरीफ क्रॉप है। इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, लाइट रेनफॉल, बहुत कम बारिश, है ना, लाइट रेनफॉल, लाइक 2-10 फ्रॉस्ट फ्री डेज अगर इसे मिल जाए और सनशाइन काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाए तो कॉटन का काफ़ी अच्छे से प्रोड्यूस होती है। आपको याद होगा कॉटन सबसे ज़्यादा होती है ब्लैक सॉइल में, जो हमें मिलती है डेक्कन प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, ठीक है, ब्लैक सॉइल के बारे में, तो वहाँ पे हमने देखा था ब्लैक सॉइल को कॉटन ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो कॉटन के लिए काफ़ी आइडल है ना, ब्लैक सॉइल। तो मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, डेक्कन प्लेट्यू में, ऑब्वियसली डेक्कन प्लेट्यू ये वाला रीजन आ जाता है हमारा, ऊपर वाला यह नीचे का, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स हैं बात करें तो? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और यूपी। ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ कॉटन थोड़ी सी यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है, ब्लैक सॉइल यहाँ पे भी थोड़ी बहुत मिलती है, और उसके अलावा भी कॉटन यहाँ प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। जूट मैंने अभी बताया, 1 मार्क क्वेश्चन है, इसे गोल्डन फाइबर बोलते हैं। विच फाइबर इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर? तो आपका आंसर होना चाहिए जूट, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा वहीं पे। इसके लिए ये कौन से सबसे ज़्यादा सॉइल में प्रोड्यूस होती है? ये होती है ग्रोन वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, काफ़ी उपजाऊ भूमि चाहिए होती है इसको, जैसे फ्लड प्लेन्स जो होते हैं, बाढ़ के मैदान, क्योंकि वहाँ पे नदियों से लाई हुई जो मिट्टी होती है ना बाढ़ के थ्रू, वो काफ़ी उपजाऊ होती है, काफ़ी फर्टाइल होती है। तो जूट वहाँ पे होता है। हाई टेम्परेचर इसको चाहिए होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, ठीक है। जूट को किस लिए यूज़ किया जाता है? आपने देखा होगा बोरी वगैरह बनाने जो होते हैं, गनी बैग्स, मैट्स, चटाइयाँ, रोप्स, रस्सी आपने देखी होगी, यार्न, कारपेट्स, और कुछ हम लोग हैंडीक्राफ्ट जो डॉल्स वगैरह बनाते हैं उसके लिए भी यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट के बारे में तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वेस्ट बंगाल, ये याद रखिएगा। जूट के प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, उसके बाद बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, ये मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये क्या होते हैं? हमें पता है एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पे पहले से ही होती आ रही है, लेकिन आपको पता है बाय द राइजिंग ऑफ द पॉपुलेशन, जिस तरीके से रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है हमारी पॉपुलेशन, और हमारे पास लैंड एरिया वही है वर्ल्ड का 2% एरिया है, 16% वर्ल्ड की पॉपुलेशन हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द डेटा हम बोल सकते हैं, ठीक है, और सभी लोग इस पे डिपेंड करते हैं। तो कुछ ना कुछ तो हमें टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तभी तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन हाई करेंगे और पॉपुलेशन की डिमांड को कंप्लीट करेंगे। तो इसीलिए बीच में एक रिवॉल्यूशन हुई थी जिसका नाम था ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन इसको हिंदी में बोलते हैं हरित क्रांति, ठीक है, और उसके बाद हुई थी वाइट रिवॉल्यूशन।
वाइट रिवॉल्यूशन ये मिल्क से रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन से। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन से रिलेट करती है, ठीक है। तो जब ज़्यादा क्वांटिटी में इनका प्रोडक्शन चाहिए था तो ये रिवॉल्यूशन की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव कर रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे यहाँ पे ये क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल गुड्स जितने भी हमें मिलते हैं, इनमें चाहे हमें टेक्निकल रिफॉर्म्स करने पड़े या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करने पड़े, इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमें ज़रूरत है, इंक्रीज़ पॉपुलेशन हो रही है हमारी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट कौन कौन से इनिशिएटिव, कौन कौन से कदम उठाती है रिफॉर्म करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, वो हैं क्या क्या, लेट्स सी। कुछ ऐसी स्कीम्स निकालती है जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड, इसके थ्रू जो किसान हैं उनको राहत मिलती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स है ना, कीटनाशक जिन्हें बोलते हैं, वो खरीद सकते हैं एट द लो रेट, सब्सिडाइज प्राइस पे। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, मान लीजिए आजकल तो क्रॉप इंश्योरेंस भी चल रहा है, तो उसके लिए क्या होता है, क्रॉप का इंश्योरेंस होता है अगर कोई नेचुरल क्लाइमेटी आ गई है या ड्रॉट पोजिशन है या फ्लड आ गया है, तो अब हमारा किसान की तो मेहनत बेकार हो गई, तो उसके लिए इंश्योरेंस कर दिया, प्रोवाइड किया गया है। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स, और मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी वेदर कंडीशन को बताने के लिए बुलेटिन्स गवर्नमेंट निकालती है। कुछ एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स भी फार्मर्स के लिए, उनके अवेयरनेस के लिए रेडियो पे और टेलीविज़न पे शो मतलब दिखाए जाते हैं, जिससे कि उनके अंदर अवेयरनेस बढ़े फार्मर्स के अंदर, ठीक है, कि वो किस तरीके से अपना जो कल्टीवेशन है, अपना प्रोडक्शन है, किस तरीके से वो हाई कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन को हाई करने के लिए। अब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम्स भी अनाउंस की हैं, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जब उनका क्रॉप प्रोडक्शन हो चुका होता है, फसल पूरी तैयार हो चुकी होती है, तो उसको सेल करने के लिए वो जाते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके साथ साथ रिम्यूनरेटिव और प्रोक्योरमेंट प्राइजेस भी उन्हें प्रोवाइड करती है इंपॉर्टेंट क्रॉप के लिए, जिससे कि फार्मर्स को ये ना लगे कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, बीच में कोई मिडिलमैन आके उनके पैसे, जैसे होता है ना, किसान पहले देता था किसी मिडिलमैन को, फिर वो मार्केट में सेल होता था, लेकिन अब क्या है, किसान ई मार्केट के थ्रू भी सीधे मार्केट में अपना सामान सेल कर सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मिडिलमैन, ठीक है। कोई भी बीच का आदमी नहीं चाहिए, बिचौलिया नहीं चाहिए जो उसको बीच में उस पर किसी भी तरीके का कमीशन खाए, ठीक है। तो ये सारे टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट कर रही है। कौन कौन से हमने बताए, KCC किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम PIS, ये स्टार्ट की गई हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा और गवर्नमेंट ने ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था। अच्छा, ग्रीन रिवॉल्यूशन तो आपको पता है, लेकिन वाइट रिवॉल्यूशन अभी जो हमने देखा था, हाँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। कहाँ है हमारा वाइट रिवॉल्यूशन, देख लेते हैं, ये रहा, ठीक है, ऑपरेशन, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, इसे हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेट करता है, ओके। चलिए, हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन थे, MS स्वामीनाथन, ठीक है, इंडिया में। यहाँ पे आपके से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे मैंने कोशिश की है यहाँ पे कवर करने की, बस इस चैप्टर में कुछ और टॉपिक्स हैं जो कवर करने बाकी रह गए हैं, जैसे कि फूड सिक्योरिटी, इसे हम ओरल थोड़ा सा देख लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको यहाँ तक वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो और आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे मुझे थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलेगा, जिससे कि मैं आगे भी आपके लिए और वीडियोस बना सकूँगी, ठीक है। तो बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की। एज यू नो दैट फूड इज़ अ बेसिक नीड ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ द कंट्री, है ना, और इसीलिए वी शुड हैव टू एक्सेस ऑफ फूड विच प्रोवाइड्स मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। हमारे यहाँ पता है आपको फूड सिक्योरिटी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड सिक्योरिटी रखना ज़रूरी है। जिस तरीके से हम देखते हैं द रिमोट एरियाज़ ऑफ द कंट्री आर मोर प्रोन टू नेचुरल डिज़ास्टर आ जाती है, तो वहाँ पे हमें यही बेसिक नीड्स होती हैं, अनसर्टेन फूड सप्लाई वहाँ करनी होती है। तो इसको इंश्योर करने के लिए हमें फूड अवेलेबिलिटी बनाए रखनी चाहिए अपने पास, है ना। और वो किसके थ्रू हम बना सकते हैं, हम बना सकते हैं कुछ कंपोनेंट्स, कुछ हम यूज़ करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं यहीं पे हम स्लाइड पे देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू राइट इट। यहाँ पे हम देखें बफर स्टॉक।
बफर स्टॉक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर द फूड सिक्योरिटी, फ्यूचर में होने वाली नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। और उसके अलावा पीडीएस के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, उन ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अभी हमारा पैंडेमिक टाइम चल रहा है ना, कोविड-19 टाइम में आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था फूड ग्रेन्स टू पुअर्स एंड अंडर द पॉवर्टी लाइन पीपल, उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए गए थे। और पीडीएस होता क्या है वैसे, ये जान लीजिए। पीडीएस इज़ अ प्रोग्राम विच प्रोवाइड फूड ग्रेन्स, ठीक है, जो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करता है, एंड अदर असेंशियल कमोडिटीज़ एट द सब्सिडाइज प्राइजेज इन रूरल और अर्बन एरिया। रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में, और अर्बन एरिया शहरी क्षेत्रों में सब्सिडाइज मतलब कम से कम रेट पे उन्हें असेंशियल कमोडिटीज़ और बाकी सब जो फूड ग्रेन्स होती हैं वो सब प्रोवाइड करते हैं। पीडीएस में पहले आपने देखा होगा ऑयल, उसके अलावा शुगर, पल्सेस और गेहूं चावल, ये सारी राइस और व्हीट, तो ये तो मिलता ही है। अच्छा, ये जो फूड बफर स्टॉक और पीडीएस को मेंटेन करने का काम कौन करता है, 1 मार्क क्वेश्चन। इन्हें मेंटेन करने का काम करता है, पूरे स्टॉक को मेंटेन रखता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। FCI क्या करता है, FCI हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। जब भी पीडीएस के थ्रू हमें वीट्स और फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो FCI जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो प्रोवाइड करता है हमें वो सारी चीज़ें थ्रू द बफर स्टॉक्स, है ना। ये प्रोक्योर करता है हमारे फूड ग्रेन्स को, फार्मर्स से लेता है ना। क्या करता है FCI, सबसे पहले फूड ग्रेन्स को खरीदता है फार्मर्स से, एट व्हाट, एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी आपने देखा था ना MSP पे, एक सेकेंड रुकिए, हाँ, फार्मर्स से FCI क्या करता है, FCI लेता है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे क्रॉप्स को ले लेता है, ठीक है, अपने पास स्टोर कर लेता है बफर स्टॉक्स में, ठीक है।